So our next question is, the first ionization potential of potassium is given, the electron affinity of chlorine is given, and the equilibrium separation between KCl is 0.3 nanometer. The energy required to dissociate KCl molecule into K and Cl atom. So KCl atom से हमें K प्लस और Cl माइनस मिलता है, लेकिन हमें K और Cl को आयनाइज फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें ये एटॉमिक फॉर्म में चाहिए, यानी कि K और Cl हमें चाहिए। तो सबसे पहले तो बैंड डिसोसिएशन एनर्जी हम निकालेंगे, वो क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मतलब ये दोनों के बीच का कूलाम पोटेंशियल, क्योंकि ये नेगेटिव, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो हम देख सकते हैं कि इनके बीच में कूलाम अट्रैक्शन एक्ट कर रहा था। अब इसकी वैल्यूज पुट करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को मैं 9 × 10⁻⁹ लिख सकती हूँ। Q1 Q2 यानी कि चार्ज का स्क्वायर 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर, और नीचे हो गया इनके बीच का डिस्टेंस जो हमें गिवन है 0.3 नैनोमीटर। सो वो हो गया 0.3 × 10⁻9 नैनोमीटर। अब क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, पर यहाँ से जूल में आएगी, तो इसलिए इसको इधर ही 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4.79 समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। बाकी आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। अब हमें क्या चाहिए, हमें K और Cl एटम चाहिए। अब देखो, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम गिवन है 4.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि K से K बनाने के लिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, नहीं K प्लस है तो K प्लस में एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास मेरा K एटम हो जाएगा, यानी कि इतनी एनर्जी तो इसमें यूज़ हो गई एक इलेक्ट्रॉन को K में ऐड करने के लिए। टोटल अवेलेबल एनर्जी है मेरे पास 4.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी इसमें यूज़ हो गई, तो अब मेरे पास अवेलेबल एनर्जी कितनी बची, 4.79 माइनस 4.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कितना आ गया 0.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये एनर्जी मेरे पास बची है। अब क्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गिवन है 3.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि क्लोरीन पे जो नेगेटिव चार्ज है उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी निकलेगी इसमें, क्योंकि क्लोरीन से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसके साथ साथ जो एनर्जी निकलेगी वो होगी 3.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इतनी मेरे पास पहले से ही थी, इतनी और मिल गई, इन दोनों को ऐड कर दो तो 3.82 प्लस 0.457 कुछ 4.27 के अराउंड आ गया मेरा एनर्जी। ये एनर्जी किसकी आई है, KCl को K और Cl में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी मेरे को चाहिए वो ये है। तो मेरा आंसर हो गया ऑप्शन सी। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टिन इज गिवन एंड इन स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन विच वन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट अलाउड। यानी कि हमें इस टर्म के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशंस निकालने हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन क्या होता है, 2s + 1 Lj। अब हमारे पास क्या गिवन है, ये स्टेट हमें गिवन है, तो इसमें है 3d2 और 3s2। अब ये तो कम्प्लीटली फिल्ड है, तो इसके लिए तो निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पास जो लास्ट वेकेंट लेवल है वो है 3d2, यानी कि ये केस है 2 इक्विवेलेंट d इलेक्ट्रॉन्स का। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो s1 = s2 = हो गया हाफ, दोनों के लिए स्पिन हाफ, और d शेल में है तो L1 = L2 भी कितना हो गया sp_d_f012, तो L1 L2 भी कितना हो गया हाफ। तो टोटल जो हमारा S है वो क्या होगा S1 + S2 और S1 - S2, और हम कह सकते हैं कि S1 और S2 का वेक्टर एडिशन और L भी L1 और L2 का वेक्टर एडिशन। तो यहाँ से
S की वैल्यू आ गई मेरी 1 और 0। ये कैसे आई? क्योंकि S1 इज इक्वल टू हाफ था और S2 भी हाफ था। टोटल S इज S1 प्लस S2 टू S1 माइनस S2। सेम फॉर L वैल्यूज़। L के लिए कितना आ जाएगा? 2 + 2 4, 3, 2, 1 और 0। अब हमारे पास L और S की ये वैल्यूज़ आ गई। अब हम इनसे J की वैल्यूज़ निकालेंगे। सो सपोज L, S, J। L की वैल्यू 4, 3, 2, 1, 0। S की वैल्यू एक बार 1 और एक बार S की वैल्यू हम 0 यूज़ करेंगे, तो फिर से 4, 3, 2, 1, 0 और S की वैल्यू 0, 0। अब मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं? पहले मल्टीप्लिसिटी देख लो। 2S + 1 होती है मेरी मल्टीप्लिसिटी। अब S इज इक्वल टू 1 के लिए मल्टीप्लिसिटी मेरी कितनी हो गई? 3। सो S इज इक्वल टू 1 के लिए मल्टीप्लिसिटी हो गई 3 और S इज इक्वल टू 0 के लिए मल्टीप्लिसिटी हो गई 1। अब यहाँ पे J की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं? J की वैल्यू कैसे निकलेगी? वही L + S टू L - S। तो एक मैं निकाल के बता देती हूँ। अब देखो L की वैल्यू हो गई 4 और S की हो गई 1। सो 4 + 1 2, 4 - 1। सो हमारे पास क्या आ गया? 5, 4, 3। ये 3 वैल्यूज़ हैं जो J की वैल्यू अलाउड हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5, 4, 3। अब जब आप इन सारे केस के लिए सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 4, 3, 2। यहाँ से आ गया 3, 2, 1। यहाँ से 2, 1, 0। 0 + 1 तो ये तो 1 ही रहेगा। ये 4, ये 3, ये 2, ये 1, ये 0। अब हमें टर्म बनानी है, तो टर्म कैसे बनाएंगे? इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या टर्म होगी? इसकी मल्टीप्लिसिटी 1 है, तो मतलब इसका S 1 है, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी हो गई 3 और L की वैल्यू है 4, तो S, P, D, F, G 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि ये हो गया 3G और 5, 4, 3। सेम इसके लिए भी L की वैल्यू 3 है, तो यानी कि F स्टेट है और मल्टीप्लिसिटी 3 और नीचे J की वैल्यू 4, 3, 2। अगेन इसके लिए 3D 3, 2, 1। अब इस वाले के लिए हो गया 3P 2, 1, 0। अब 0 और 1 के लिए हो गया मेरा S की वैल्यू 1 है, तो 3S और 1। अब इसके लिए अब यहाँ पे S की वैल्यू 0 है, तो मल्टीप्लिसिटी हो गई 1। L की वैल्यू 4, G 4। ये स्टेट मेरी हो गई 1F 3। ये 1D 2, 1P 0 और 1S 0। अब इनको हम अरेंज करेंगे 1S 0 और 3S 1, 1P 0 और 3P 2, 1, 0 पॉसिबल है। अब 1D 2 और 3D 3, 2, 1। सिमिलरली 1F 3 और 3F 4, 3, 2 और यहाँ पे बच गया मेरा 1G 4 और यहाँ पे 3G 5, 4, 3। अब ये इतनी सारी टर्म्स हैं, लेकिन क्योंकि ये इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का केस है, तो यहाँ पे ये सारी टर्म्स अलाउड नहीं होती। सिर्फ वो टर्म्स अलाउड होती हैं जो डायगोनल्स पे लाई करती हैं, यानी कि जो मेरी इस W के अंदर जो टर्म्स आ रही हैं सिर्फ वही अलाउड है। अब मेरे को ऑप्शन देखना है कि इनमें से कौन सी टर्म W के अंदर नहीं आ रही। तो ध्यान से देखो, 1S 0 आ रही है, 1D 2 आ रही है, 3P 0 आ रही है, यानी कि बस मेरी ऑप्शन A वाली टर्म है जो कि अलाउड नहीं है।
तो ऑप्शन ए हो गया आंसर। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ नॉर्मल जीमन इफेक्ट एक्सपेरिमेंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज गिवन, द स्प्लिटिंग बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ वेवलेंथ गिवन है स्पेक्ट्रल लाइन। हमसे डेल्टा लैम्डा पूछा है, तो ये जीमन इफेक्ट का क्वेश्चन है। सो जीमन इफेक्ट हमसे स्प्लिटिंग पूछी है बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, तो यानी कि हमसे डेल्टा लैम्डा पूछा है। तो डेल्टा लैम्डा किसके इक्वल होता है? डेल्टा लैम्डा इज लैम्डा स्क्वायर बाई सी इंटू ई बी अपॉन 4 पाई एम। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो। लैम्डा की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 660 नैनोमीटर। सो 660 इंटू 10⁻⁻9 का स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है 0.3 टेस्ला, 0.3 अपॉन 3 इंटू 10⁸ इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31। अब इसको सॉल्व कर लो और यहाँ से डेल्टा लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, वो अराउंड 6 पिकोमीटर के ऑर्डर की आएगी। सो इसको कैलकुलेशन आप कर लेना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेपरेशन बिटवीन एनर्जी लेवल्स ऑफ 2 लेवल लेजर is 2 electron volt, and suppose that there are this much amount of atoms in ground state and this much in first excited state. So how much energy will be released in single laser pulse? यानी कि हमारे पास कुछ एटम्स थे ग्राउंड स्टेट में और कुछ को एक्साइट किया गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। अब जब इसके ट्रांजिशन से जो पल्स निकलेगी तो वो हमें एनर्जी देगी। सो हाउ मच एनर्जी विल बी रिलीज इन सिंगल लेज़र पल्स, तो हमें ये एनर्जी निकालनी है। तो ये एनर्जी किसके इक्वल होगी? इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन 2 इंटू एच न्यू। ये एच न्यू क्या है? सेपरेशन बिटवीन एनर्जी लेवल्स ऑफ 2 लेवल्स ऑफ लेज़र। अब यहाँ पे n2 n1 हमें गिवन है, तो n2 माइनस n1 कितना आ गया? 7 इंटू 10⁻20 माइनस 4 इंटू 10⁻20, ये आ गए मेरे 3 इंटू 10⁻20 एटम्स। अब एनर्जी निकाल लो। तो यहाँ पे ये 3 इंटू 10⁻20 अपॉन 2 इंटू एच न्यू की वैल्यू मेरे को पता है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन मेरा आंसर क्या है? जूल्स में आ रहा है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से कितना आ गया? 3 इंटू 1.6, 4.8 इंटू 10⁻10 यानी कि 48 जूल्स। सो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल स्पिन ऑफ हाइड्रोजन एटम ड्यू टू कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन in high temperature limit the ratio of number of atoms in spin 1 state to spin 0 state। यानी कि हमारे पास 2 स्टेट्स हैं, स्पिन 1 और स्पिन 0 स्टेट। हमसे पूछा है नंबर ऑफ एटम्स का रेशो। अब वो किसके इक्वल होगा? डीजेनरेसी के। सपोज n1 बाय n2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीजेनरेसी ऑफ द स्टेट। तो 1 और 0 स्टेट के लिए हमें निकालना है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन n2 इज इक्वल टू 2s1 प्लस 1 अपॉन 2s2 प्लस 2। s1 की वैल्यू ले ली 1, सो 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 0 प्लस 1, ये आ गया 3 अपॉन 1। तो आंसर क्या आ गया मेरा? ऑप्शन बी, क्योंकि ऊपर स्पिन 1 स्टेट को ऊपर लेना है न्यूमरेटर में और स्पिन 0 स्टेट को डिनोमिनेटर में। सो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ 2 लेवल सिस्टम इन थर्मल एनवायरनमेंट कैन डिके फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू बाय बोथ स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। अब हमसे वो फ्रीक्वेंसी पूछी है जिसके बिलो थर्मल एमिशन डोमिनेट करेगा ओवर स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब
रेट इक्वेशन देख लेते हैं। आइंस्टाइन ए और बी कोफिशिएंट्स का ये क्वेश्चन है। सो हमारे पास होता है A21 अपॉन B21 u ओमेगा e टू द पावर h कट ओमेगा अपॉन KT माइनस 1। मतलब जब ये रेशो मेरा लेस देन 1 आएगा तब मेरा थर्मल एमिशन डोमिनेट करेगा स्पॉन्टेनियस एमिशन के ऊपर। तो मेरे को कैसे भी करके ये रेशो लेस देन 1 लेके आना है। अब मेरे को इसमें कोई भी वैल्यू तो गिवन नहीं है, बस टेम्परेचर की वैल्यू मेरे को गिवन है 300 केल्विन। सो और ओमेगा की डिफरेंट वैल्यूज़ मेरे को आंसर में गिवन है। तो मेरे को पहले तो ये टर्म सॉल्व करनी है फॉर डिफरेंट ओमेगा। अब सबसे पहले h कट अपॉन KT की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ, क्योंकि फिर आसान रहेगा ऑप्शन चेक करने में। सो हो जाएगा 1.05 इंटू 10⁻⁻34, K की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻24 और T हो गया 300 केल्विन। ये जूल पर केल्विन में होती है, ये जूल्स में होती है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, रेशो आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2.25 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड। मतलब h कट अपॉन KT की वैल्यू आ गई मेरी ये। अब देख लेते हैं फॉर ऑप्शन ए, ओमेगा की ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है मेरे को 10⁻13 हर्ट्ज। तो इसके लिए ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा 2 पाई न्यू, दैट इज 3.14 इंटू 2 हो गया 6.28 इंटू 10⁻13 हर्ट्ज। अब जब इस ओमेगा की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे, सो e की पावर h कट अपॉन KT की वैल्यू हमने निकाल ली 2.25 इंटू 10⁻⁻14 और ओमेगा की वैल्यू 6.28 इंटू 10⁻13 और -1। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ गया 2.25 इंटू 6.28 इंटू 10⁻⁻1 और -1। सो ये रेशो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, मतलब ये टर्म 5 आती है और ये 5 - 1 कितना आ गया 4। सो हमें तो रेशो लेस देन 1 चाहिए था। एक बार ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लेना, ये अप्रोक्सीमेटली 5 के इक्वल ही आएगा। तो ये ऑप्शन तो हो गया नेग्लेक्ट। अब देखते हैं हम 10⁻11 हर्ट्ज के, क्योंकि 10⁻13 के बाद वही सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है और हमें हायर लिमिट निकालनी है फ्रीक्वेंसी की, तो इसलिए हम सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी से पहले स्टार्ट कर रहे हैं। अब देख लेते हैं फॉर न्यू इज इक्वल टू 10⁻11 हर्ट्ज। तो ओमेगा मेरा हो गया 6.28 इंटू 10⁻11। अब यहाँ से e की पावर ओमेगा की वैल्यू हो गई 6.28 इंटू 10⁻11 और h कट अपॉन KT की वैल्यू 2.25 इंटू 10⁻⁻14 और ये -1। ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 1.03 के इक्वल। तो यहाँ से क्या आ गया मेरा ये टर्म 0.03 के इक्वल आ गया, यानी कि मेरा रेशो लेस देन 1 आ गया। तो मेरी जो हायर फ्रीक्वेंसी है जिसके बिलो मेरा थर्मल एमिशन डोमिनेट करेगा वो हो गई 10⁻11। अगर ये रेशो यहाँ पे भी लेस देन 1 ना आया होता तो हम फर्दर चेक करते 10⁸ फ्रीक्वेंसी के लिए। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट इज आस्क्ड। हमसे LS कॉन्फ़िगरेशन पूछी है इन सारे एटम्स के लिए। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्गन के लिए, क्योंकि वो कंप्लीटली फिल्ड स्टेट होती है। सो 18 आर्गन। सो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 288, यानी कि जो इनर मोस्ट शेल है न्यूक्लियस के पास वाला, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और जो भी उसके बाद के जो शेल्स होते हैं उनमें मेरे 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, 4, 5, 6, 7, 8। अब 2 शेल्स तो ये हो गई 288। अब नेक्स्ट शेल में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नेक्स्ट शेल में भी मेरे 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो जो भी कम्प्लीटली फील्ड स्टेट्स होती हैं उनमें क्या होता है, हमारी ग्राउंड स्टेट पहले से ही प्री डिफाइंड होती है, मतलब हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो होती है 1s 0। सो इसको आप याद भी रख सकते हो
क्योंकि ये हर केस में वैलिड है फॉर कंप्लीटली फिल्ड सबशेल्स। हमारी ग्राउंड स्टेट कितनी होगी 1s0। अब ऑप्शंस देखो एक बार, आर्गन के लिए 1s0 1s0, लेकिन बी और डी ऑप्शन में क्या गिवन है 3s1 और 3s1, तो हमारे ऑप्शन बी और डी तो सिंपली नेग्लेक्ट हो गए। अब देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन और मैच करा लेते हैं, क्योंकि अगर फर्स्ट स्टेट भी हम निकाल लेंगे तो हमारा सिर्फ अब हमें इन दोनों में से चूज करना है। तो देखते हैं 12 मैग्नीशियम के लिए। सो 12 मैग्नीशियम के लिए कितना हो गया हमारा एलएस कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 और 3s2, 2 to 4 + 6 10 और ये हो गया 12। अब यहाँ पे भी देखो सारे शेल्स कंप्लीटली फिल्ड है। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, तो ये भी कंप्लीटली फिल्ड का हो गया। तो मैग्नीशियम के लिए भी मेरी ग्राउंड स्टेट जो आनी चाहिए वो आनी चाहिए 1s0। तो मेरा आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब यहाँ पे देखो हमें इन दो एल्यूमिनियम और क्लोरीन के लिए तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बाकी इन दोनों का भी सिमिलर वे में निकलेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।